Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of AITS Major Test 8th and it was held on 5th April 2025. Let's start with first question of physical chemistry and it is question number 91. The kinetic and potential energy of electron in second Bohr orbit of hydrogen atom are respectively. क्वेश्चन में ये पूछ रहा है बच्चे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है और टोटल एनर्जी ये बराबर ही होता है, बस फर्क साइन का होता है। टोटल एनर्जी का नेगेटिव, टोटल एनर्जी चूंकि नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी बराबर होता है और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होता है। आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला कहते हैं ई nth ऑर्बिट बोर ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अब हमने जेड और एन की वैल्यू सोचनी है। अब ये हाइड्रोजन एटम कह रहा है तो जेड तो हमारा गायब हो गया, जेड की वैल्यू 1 पुट कर दी और अब कह रहा है कि सेकेंड बोर ऑर्बिट एन की वैल्यू 2 रखनी है। तो अगर हम 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर 4, 13.6 बाई 4 इज 3.4, तो -3.4 एनर्जी आ जाएगा, दैट इज टोटल एनर्जी। तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी है। तो आप समझ पाए होंगे कि काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और पोटेंशियल एनर्जी डबल ऑफ दैट होगा तो -6.8 इलेक्ट्रॉन। यही दो क्वेश्चन पूछा गया है तो ऐसा आंसर हम लोग ढूंढ लेते हैं। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी, रेस्पेक्टिवली बोला है। काइनेटिक पहले देखना है, पोटेंशियल बाद में देखना है। तो काइनेटिक 3.4 एंड पोटेंशियल 6.8 विद नेगेटिव साइन, फोर्थ आंसर करते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था, आपको जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 91 के बाद क्वेश्चन नंबर 92 देखें आप बोर्ड पे। द सॉल्यूशन ऑफ विच सॉल्ट इन वाटर इज एसिडिक। इनमें से कौन सा सॉल्ट वाटर में एसिडिक नेचर शो करेगा। अगर आप NaKCO3 की बात करें बच्चे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से NaOH, KOH और H2CO3 से बना है, तो इसमें वीक एसिड है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो बेसिक होने जा रहा है, ये तो नहीं होगा। NaCO3 फिर NaOH और H2CO3 से बना है। अगर आप चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं NaOH और H2CO3। ये मिक्स्ड टाइप का था, मतलब इसमें NaOH भी बेस था, KOH भी बेस था, लेकिन एसिड H2CO3 था। और इस वाले में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस और HCl एक एसिड था। ये एक वीक बेस है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इतना वीक कि हम पी सकते हैं, डाइजीन में यूज किया जाता है। तो ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पक्का इसका सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस और HCl दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये न्यूट्रल टाइप का सॉल्ट होने जा रहा है। कहने का मतलब ये है बच्चे कि अब हम किस एसिड किस बेस से बना है इससे तय कर सकते हैं कि इसका नेचर क्या रहा होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आयनिक इक्विलिब्रियम का कह सकते हैं इसको। 92 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है आपके बोर्ड पे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.05 मोलर MgCl2 एक्वा सॉल्यूशन विल बी। आप जैसा जानते हैं बच्चे कि KSP का एक्सप्रेशन सिल्वर आयन मल्टीप्लाइड बाई क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा। KSP इज गिवन एज 10⁻⁻10 से न्यू सॉल्युबिलिटी इज S। तो क्लोराइड तो कॉमन है, क्लोराइड यहां से भी आ रहा है 0.05 मोलर MgCl2 से। अगर MgCl2 आप देखें ध्यान से तो MgCl2 1 Mg देगा तो 2 Cl देगा। इसका मतलब अगर ये 0.05 है तो ये तो 0.05 इंटू 2 होगा। तो क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन 0.05 इंटू 2 और प्लस सम S। सिंस S इज क्वाइट लेस, सिंस S इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 0.1 ये वैल्यू, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो लिखा जा सकता है बच्चे S इंटू 0.1 is 10 to the power minus 10, तो S comes out to be 10 to the power minus 9।
कॉमन आयन इफेक्ट का बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा है, आपने जरूर किया है। सोडियम क्लोराइड 0.1 मोलर में AgCl का पूछ लिया था, सॉल्युबिलिटी बताइए। काफी हद तक वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें क्लोराइड आयन कॉमन है, तो क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन रख देंगे और सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता कर लेंगे, वो सॉल्युबिलिटी कही जाएगी। ये आप कर सकते थे आसानी से। तो आंसर इसका सेकंड करेंगे, 97 का आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बोर्ड पे, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है, A गोज टू B प्लस सी, कोएफिशिएंट्स हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन है, स्मॉल a b c से ऐसा करके, डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कह रहा है कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर आर फेवरेबल कंडीशन। ऑब्वियसली लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है, लेकिन ये हाई प्रेशर बता के हमको कह रहा है कि जी मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर गैस के मोल्स कम होते हैं, प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर गैस के मोल्स कम होते हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड में गैस के मोल्स कम है। मतलब ये इंटरप्रिटेशन निकला बच्चे कि A प्लस बी इसका इंटरप्रिटेशन ये निकला कि A जो है इससे ये जो B प्लस सी वैल्यू है ये छोटी है, मतलब A मोर देन B प्लस सी है। इंटरप्रिटेशन क्या था, ये क्यों आया, क्योंकि जब हम P बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम हमेशा किधर शिफ्ट करता है, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लोअर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। जिधर गैस के मोल्स कम होंगे उधर की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, तो गैसियस मोल्स पक्का इधर कम होंगे, तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फेवरेबल हो रहा है। तो आंसर इसका हमने करना चाहिए फर्स्ट। 100 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 102, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, मतलब पॉजिटिव डेविएशन के लिए हम क्या देखते हैं बच्चे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अब वाला पहले से वीक होना चाहिए, वोलेटिलिटी बढ़ जानी चाहिए, वेपर प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, इसको हम पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से आपको पता है कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले से मजबूत हो जाएगा, हमने कमजोर ढूंढना है। एसीटोन इथेनॉल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगा, ये आंसर समझ में आता है। वाटर नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से मजबूत हो जाएगा, ये तो नेगेटिव डेविएशन है, ये नेगेटिव डेविएशन है, ये नेगेटिव डेविएशन है। एक ही है एग्जाम्पल जो पॉजिटिव डेविएशन का है और वो है सेकंड ऑप्शन हमारा। तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल, एनसीईआरटी का एग्जांपल, और पक्का आपको याद होना चाहिए एनसीईआरटी का एग्जांपल, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएटेड, नेगेटिव डेविएटेड, एकदम ये हमारे टिप पे होना चाहिए, इन्हीं से एग्जांपल पूछा जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड 102, आंसर सेकंड, सॉल्यूशन चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बोर्ड पे, 102 के बाद 104, 104 नंबर क्वेश्चन है। असर्शन ऑन एडिंग NaCl टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। NaCl अगर हम ऐड करें, कोई भी अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर घटता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये तो सही लग रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। ऑन एडिंग NaCl टू वाटर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेस, ये गलत है, यहां डिक्रीजेस होना चाहिए। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम होगा। तो पहला सही और दूसरा गलत, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा ऑप्शन हम लोग ढूंढ लेते हैं। assertion is correct and reason is incorrect, आंसर सेकंड, 104 का सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, 1 liter of 1 molar HCl and 1 liter of 1 molar H2SO4 are completely neutralized with NaOH separately. Heat liberated in two cases are X and Y calorie. आप देखिए ध्यान से, 1 लीटर 1 मोलर, मतलब अगर मैं कहूं ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, तो यहां हमको दिख रहा है भाई ये 1 into 1 into 1, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। लेकिन अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 देखता हूं तो ये हो जाता है 1 into 1 into 2, मतलब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो रहा है तो ये 2 ग्राम। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो एक में अगर 57.3 हो रहा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट से, तो 2 से तो ट्वाइस ऑफ दैट हो जाएगा। मतलब अगर इस जगह पे X हीट रिलीज हो रही है
HCl में, तो अगर यहाँ y हो रही है तो y इज एक्चुअली 2x, तो आंसर विल बी 4th। ये आपको एकदम समझ में आना चाहिए, क्योंकि पर ग्राम इक्विवेलेंट जो हीट रिलीज होती है वो 57.1 57.2 कुछ ऐसा, और अगर हम इसको डबल देखें 2 ग्राम इक्विवेलेंट 5 ग्राम इक्विवेलेंट, वो उतनी n टाइम्स होता जाएगा। तो H2SO4 HCl से ठीक डबल है, तो डबल एनर्जी रिलीज करेगा ग्राम इक्विवेलेंट में। (108) A zero order reaction is 20% completed in 10 minutes. Time for 45% completion. Very simple question. Zero order reaction में तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना होता है, ये तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, कितना डिसोसिएट होगा कितना टूटेगा वो टाइम के, मतलब ये लीनियर ग्रोथ में चल रहा होता है। 10% 10 मिनट तो 20% 20 मिनट लगेगा। यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि 20% कंप्लीशन का टाइम है भाई 10 मिनट, तो 45% कंप्लीशन का टाइम बता दीजिए। तो यूनिटरी मेथड लगाया, क्या हो जाएगा भाई, तो इसके लिए लिखेंगे 10/20 मल्टीप्लाइड बाई 45, 45 का आधा 22.5 मिनट, यूनिट वही रहेगा। आंसर 4th करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमारे पास या तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू KT, आप ये यूज कर सकते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब भी जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन हो बच्चे, आपको पहले भी पढ़ा है आपने, हमेशा से आपको आता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इतने में इतना तो इतने में कितना, मतलब यूनिटरी मेथड इज एप्लीकेबल इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि वो लीनियरली चलता है, कॉन्सेंट्रेशन लाइन से लीनियर ग्रोथ से डिक्रीज करता है। तो आप ये लगा सकते थे, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 108 के बाद। क्वेश्चन नंबर 110, read the following statements carefully. Half life time for a first order reaction is independent of temperature. ये तो गलत स्टेटमेंट है। आपको पता है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, तो हाफ लाइफ तो घटेगा। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, ये तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, हेंस हाफ लाइफ टाइम ऑफ एनी रिएक्शन डिक्रीजेस, इज राइट स्टेटमेंट। जी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ गया मतलब जल्दी खत्म होगा, तो आधा होने का टाइम तो कम हो जाएगा, तो टी हाफ डिक्रीज कर जाएगा। तो पहला हो गया बच्चे गलत और दूसरा सही, मतलब असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। आंसर इज थर्ड। तो 110 नंबर क्वेश्चन का हम थर्ड आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 है, when 2 mole of an ideal gas is heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin, constant pressure, the change in entropy. constant pressure आइसोबारिक प्रोसेस का डेल्टा एस आपने पढ़ा होगा, नेचुरल लॉ के फॉर्म में लिखना है मुझे, तो NCP ln T2 बाई T1। तो N की वैल्यू है 2 मोल, Cp की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 5/2R ln 600 बाई 300। तो ये अगर हम सॉल्व तो करना नहीं है, बस ln के फॉर्म में छोड़ देना है, तो ये ln 2 आ गया, ये 2 से 2 कट गया, तो इट विल बी 5R ln 2। 5R ln 2 बोले तो ये वाला ऑप्शन, थर्ड आंसर करते हैं इसको हम लोग। आपने पढ़ा है कि आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाते हैं। इसको हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो एंट्रोपी बढ़ता है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो 5R ln 2 अगर सॉल्व करना होता तो हम ln 2 की वैल्यू रख देते, आंसर मिल जाता। 113 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 115 है बोर्ड पे। 5 मोल ऑफ आइडियल गैस अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम। वैक्यूम में एक्सपेंशन का मतलब यह है बच्चे कि वर्क जीरो, आइसोथर्मल का मतलब है डेल्टा ई जीरो। तो डेल्टा ई जीरो, क्योंकि डेल्टा ई आपने पढ़ा है NCV डेल्टा टी, और डेल्टा ई हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जीरो है, तो डेल्टा ई जीरो हो गया, डेल्टा एच भी जीरो होगा, NCP डेल्टा टी होता है, और W जीरो क्योंकि एक्सपेंशन वैक्यूम के अगेंस्ट हो रहा है, P एक्सटर्नल जीरो है, और W जीरो हो गया तो Q तो जीरो हो ही जाएगा, क्योंकि डेल्टा E बराबर होता है
Q प्लस W के, ये 0 है, ये 0 है, तो बाय डिफॉल्ट W 0। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, Q 0 W 0 डेल्टा E 0, आंसर सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन करते हैं। आप याद रखना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, जैसे कोई बोल देता है डेल्टा H और डेल्टा U दोनों 0 हो जाता है बच्चे। डेल्टा E और डेल्टा U व्हाटएवर इंटरनल एनर्जी चेंज 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 115 के बाद 118 है। 250 ml sample of 0.2 molar chromium is electrolyzed with a current of 96.5 ampere if remaining chromium is 0.1 molar, duration of process is। तो हम ये देख लेते हैं कितने मोल्स हो गए डिपॉजिट। आपको ये पता है बच्चे कि Cr3 पॉजिटिव है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता तो Cr सॉलिड बन के डिपॉजिट होता। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1 मोल डिपॉजिट करना है Cr3 पॉजिटिव को, Cr बनाना है, तो हमें 3 × 96500 कूलम्ब की जरूरत पड़ती। तो कितने मोल डिपॉजिट हुए हैं? इनिशियल मोल हो गए 250 को 0.25 × 0.2 कर सकते हैं। मोलारिटी जो होता है बच्चे वो मोल बाय वॉल्यूम होता है, तो मोल मोलारिटी इनटू वॉल्यूम लिखा जा सकता है। तो हम डिफरेंस डायरेक्ट ले लेते हैं, कितने मोल्स हो गए हैं। तो पहले था 0.2 मोलर सॉल्यूशन, अब हो गया है 0.1 और वॉल्यूम तो 1/4 लीटर ही रह गया। तो इतने के लिए क्या चार्ज चाहिए होगा, और उसको हम उससे इक्वेट कर देते हैं। तो हमारे लिए 1 मोल Cr3 पॉजिटिव Cr के लिए इतना कूलम चाहिए, तो इतने मोल के लिए कितना चाहिए? तो 3 × 96500 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 कूलम चार्ज, एंड दैट इज इक्वल टू 96.5 एम्पियर। 96.5 एम्पियर और टाइम t है। तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो t की वैल्यू निकल जाएगा। आसान सा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। 0.1 से अगर ये 0 हम कैंसिल कर दें, 96.5 से अगर इसको कैंसिल करें तो ये 100 टाइम्स जाएगा, 300/4, तो टाइम 75 सेकेंड आ जाएगा। फोर्थ आंसर। बहुत बेसिक सा अप्रोच था, हाँ, लेकिन कैलकुलेशन है, थोड़ा टाइम लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि पहले कितने मोल थे और अब कितने मोल हो गए, वो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। ये 1/4 कहां से आई भाई? तो ये जो वॉल्यूम था 250 ml, इसको लीटर में लिखा है, लीटर में लिखने से मैंने 1/4 कर दिया। मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इज नंबर ऑफ मोल्स। तो ये अप्लाई किया, आंसर मिल जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखें आप बोर्ड पे। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड इज 4%, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास विल बी। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए आप क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं बच्चे कि कम से कम एक एटम तो रहा होगा। अगर कोई मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा तो आपको बस इतना सोचना है कि लिस्ट नंबर ऑफ एटम शुड बी 1। तो लगा देते हैं, से m बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। इसका 4% ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड इज 4%, इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर मास विल बी। तो ये हमारा हो जाएगा m इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारा 400 आ जाएगा। तो ये आंसर हम लोग करते हैं सेकंड, 119 का दूसरा आंसर। ये भी सिंपल है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए कम से कम एक एटम कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 के बाद क्वेश्चन नंबर 122 देखें आप बोर्ड पे। द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग 3 गैल्वेनिक सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स एक जैसे बने हैं, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है बस। इधर ध्यान से देखें तो आप, जिंक कॉपर सेल ही तीनों में बना हुआ है। E01 E02 ऐसा E1 E2 E3 3 ईएमएफ हैं। तो बताइए इनमें से क्या सही है। चलिए किसी एक के लिए अगर हम लोग लिखें तो हमको पता है बच्चे कि E सेल जो होता है, नॉन इक्वेशन लगा रहे हैं, ये बराबर होता है E0 सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग Q। Q की वैल्यू अगर लिखें तो ऊपर की तरफ Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन और नीचे की तरफ CO2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ जानी है। n की वैल्यू भी चलिए अगर हम रख दें अभी के केस के लिए तो ये 2 है। तो तय सी बात है, ये वैल्यू ही तय करने वाला है बच्चे कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। ये जितना ज्यादा होगा ये वैल्यू उतनी कम होगी, मतलब अगर ये ज्यादा होगा तो ये वैल्यू कम होगी।
तो हमें देखना है Zn2 पॉजिटिव बाई Cu2 पॉजिटिव का रेशियो सबसे कम किस में है। तो सबसे कम हो जाएगा 0.1/1, तो इसमें सबसे ज्यादा, इसका मतलब E2 सबसे ज्यादा हुआ और सबसे कम हो जाएगा 3 में, तो E2 के बाद E1 और E3 सबसे कम। आंसर 4th समझ में आता है। मुझे लगता है आपको ये बात एकदम समझ में आई होगी। नॉन इक्वेशन लिखते ही आपको दिख जाएगा कि ये रेशियो तय कर देगा, कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो, जिसमें ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी, नेगेटिव लगा हुआ है, ये वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 123 देखें आप। Oxidation states of the most electronegative element in the products of reaction BaO2 with dilute H2SO4। बच्चे जब BaO2 dilute H2SO4 से रिएक्ट करेगा BaO2 जब H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो सिंपल बेरियम सल्फेट और प्लस H2O2 बन जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा बस। यहाँ -2 में ऑक्सीजन है, यहाँ यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन सबों में। अगर हम फ्लोरीन भूल जाएं तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप जानते हैं ऑक्सीजन है। उसका स्टेट क्या है बच्चे? -2 -1। तो -2 -1 वाला ऑप्शन है सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन करते हैं 123 का। प्रोडक्ट में पूछा, अगर रिएक्टेंट में पूछता तो आपको पता है, तो रिएक्टेंट वाला ही तो प्रोडक्ट में जा रहा है, आप कर सकते थे क्योंकि ये रेडॉक्स जैसा रिएक्शन नहीं है। 126 देखें आप बोर्ड पे। इन द फॉलोइंग अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन Cu3p Cr2O72 नेगेटिव H3PO4 Cr3 पॉजिटिव, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4। सिंपल है, H3PO4 का पूछा है और इसमें तो वैरायटी नहीं है, इसका P बस एक जगह पे है यहाँ, तो ये है -3 में और ये है +5 में। -3 to +5 8 का चेंज है, तो इक्विवेलेंट मास विल बी मोलर मास बाई 8, तो ऐसा आंसर 4th करेंगे। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये है +5 के स्टेट में बच्चे और ये है -3 टू +5, +5 और -3 के बीच का डिफरेंस 8 का है, n फैक्टर इसका 8 है, तो आंसर m/8 कर देंगे हम लोग। तो ये भी सिंपल था। 126 आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। 126 रेडॉक्स का एक क्वेश्चन था और होप आपने ये पेपर बहुत अच्छा किया हो। थैंक यू सो मच।